हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके सामने क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है बेटा। और इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं बेटा। ए सरफेस एस, कोई भी एक सरफेस है एस, जो है tan जे कैप। देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई कैप एक्स डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है, जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है और के कैप जेड डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया वेक्टर हमें दे रखा है tan जे कैप, उसकी डायरेक्शन है वाई की तरफ। इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ई 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, जिसकी वैल्यू है बेटा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू दिस सरफेस, तो ये कह रहा है कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होके आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 40 यूनिट, 50 यूनिट, 30 यूनिट और 20 यूनिट। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस से पास होती हैं या बाहर निकल के आती हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक फॉर्मूला और होता है बेटा ई डी एस कॉस थीटा। अब इसमें क्या है कि कॉस थीटा तो नहीं लगाना है, हमें वेक्टर फॉर्म लगानी है। वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, देखो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई एस, क्योंकि हमारे पास में केवल एस दे रखा है तो हम एस ही लगाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है बेटा। और डॉट में जे कैप, एस जो है tan जे कैप लगा देंगे बेटा। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट के देखिए आपके बताता हूं, बहुत ही इजी तरीका होता है। जो आई है आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे है जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और के है के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और बाकी किसी के साथ में आई की जे के साथ में, आई की के साथ में, जे के साथ में, ठीक है ना, किसी के साथ में भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है, जो कि आपको 11th क्लास में इजीली सिखाया गया होगा। तो देखिए बेटा कैसा हो जाएगा, आई कैप है, ये जे कैप है, के कैप है बेटा, जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप में करते हैं तो आंसर आता है हमारा 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40 यूनिट। ठीक है बेटा। और इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, कॉपी कर लीजिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ द वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन बताना है किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में, अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरा देखो लास्ट लेक्चर में हमने बता रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी पॉइंट्स पे इक्वल होता है, ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स पे हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो सरफेस फ्रॉम ए टू बी, अब इस पर हमें क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को लेके जाना है। जब लेके जाएंगे तो वर्क डन निकालना है। तो वैसे आंसर 0 होता है बेटा। कैसे होता है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी ये सरफेस है, ठीक है बेटा, और एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है क्यू मान लीजिए, और बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी बेटा आर। और वी ए, ये जो पॉइंट दे रखा वी ए, इस पर पोटेंशियल कितना मान लीजिए वी, और वी बी जो पॉइंट है बेटा इस पर मान लीजिए वी, दोनों पॉइंट्स पे इक्वल पोटेंशियल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम इजीली देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना होता है बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वही तो निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V A टू B, और A से B तक कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इज मल्टीप्लाई बाई चार्ज मतलब Q। तो देखो VAB मतलब VA माइनस में
वीबी मल्टीप्लाई में क्यू, तो वी कितना है बेटा वी माइनस में वी मल्टीप्लाई क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो वहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा 0 जूल। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए। अब हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है बेटा, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। ये जो कोई भी फोटोन है बेटा उसका मोमेंटम है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसका हमें क्या निकालना है बेटा मोमेंटम निकालना है। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ लास्ट लेक्चर में समझा रखा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इजीली बताया था हमने, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ से कॉन्सेप्ट वाला, कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा पॉइंट हमने समझाया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटा, मोमेंटम बताना है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या होगा बेटा, P इक्वल टू होता है H अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे H जो होता है वो होता है बेटा प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा वेवलेंथ कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10 यूनिट हटा दीजिए, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6.6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 34 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे माइनस 10 तो कितना जाएगा माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 7। क्लियर है? अब इसको 6.6 में हम जब 5 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बेटा 5 1 जा 5 पॉइंट लगाइए, तो 1 5 5 3 जा 15 और आगे जाएगा 5 3 जा 15 और 1 0 5 2 जा 10 इनटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 7 पावर है, ये कितना है 34, कितना हो जाएगा माइनस में 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? देखिए इस क्वेश्चन को कॉपी करिए और एक और क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं वो है हमारे पास में, द बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। एक बार मैग्नेट है और जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना रखा है बेटा m, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है जिसकी वैल्यू है B। द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इट इज कितना होगा बेटा। अब आपको लास्ट कुछ फॉर्मूला बता देता हूं बेटा, कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला कितना बन के आता था बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो टॉर्क का वैल्यू आता है ये, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्लियर बेटा? और वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार हम कर सकते हैं इसको। इसी प्रकार आप देखो टॉर्क इज इक्वल टू इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा एम क्रॉस बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, इन द गिवन फिगर देयर आर टू सेमी सर्कल्स। देखो दो सेमी सर्कल्स रखेंगे, एक ये है एक ये है, ऑफ रेडियस r1 एंड r2, जिसकी रेडियस इसकी r1 है इसकी r2 है, इन विच ए करंट I is flowing, the magnetic induction at the center O will be। बेटा ध्यान रखना, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पढ़ा होता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करवाना चाहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, तो मैं बताता हूं, उसके बाद में हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल तो निकल जाते हैं। मेन है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको तुम कैसे बताओगे बेटा, आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है तो कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए कोई भी एक सर्किल है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा,
और इसकी रेडियस कितनी बेटा आर है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बायो सेवर्ट लॉ से इजीली पढ़ सकते हो आप कि बी का फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे यहाँ पे यूज किया गया है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो बी का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। कितना बड़ा है, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। अगर इसी सर्किल को हम आधा कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, ये जो सर्किल है हमने आधा कर दिया बेटा। अब इसका सेंटर कितना है ओ, और रेडियस कितनी बेटा आर। अब इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आ रहा था म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, तो इसका आधा हो जाएगा इसका म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। कितना हो जाएगा बी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा कि दोनों वायर्स में जो डायरेक्शन निकल के आई है वो सेम है एट पॉइंट ओ पर, ठीक है, ये डिफरेंट है। देखो हम डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे बेटा कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले वायर के कारण जो ये जो हाफ सेमी सर्कल रखा है जिसकी रेडियस r1 है, तो देखो करंट कहा जा रहा है, देखो इधर जा रहा है, ठीक है ना। किधर जा रहा है, मेरी आप उंगली जो है आपको दिख रही होंगी घूमती हुई, तो ये जो करंट है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मेरी उंगली जो है करंट की डायरेक्शन दिखाएंगी, तो हमारा मैग्नेट थंब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस रेडियस r1 के कारण जिसका इस सेमी सर्कल के कारण क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। b1 कितना आएगा क्रॉस अंदर आएगा, ठीक है ना b1। और यहां पर चेक करते हैं ये जो है सेमी सर्कल आधा जो रेडियस जिसकी रेडियस है r2, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो देखो सुनो ये जो है अब इधर ही करंट जा रहा है, देखो इधर घूम के, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी अंदर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा b2 भी कितना हो जाएगा अंदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से पहले हम इनकी वैल्यू तो रख लें। तो b1 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 4r1। कितनी हो जाएगी बेटा म्यू नॉट आई ओवर 4r1। b2 कितना हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई ओवर 4r2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, अंदर की तरफ है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो बेटा बी नेट निकालेंगे तो b1 प्लस में b2, तो इधर कितना हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई ओवर 4r1 प्लस में म्यू नॉट आई ओवर 4r2। अब इसमें से म्यू नॉट आई ओवर 4 कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई ओवर 4 1/r1 प्लस में 1/r2। इसको तुम आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो बी नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो आगे हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो म्यू नॉट आई ओवर 4 r1 प्लस r2 ओवर r1 r2। इसको इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। तो बी नेट जो नेट डायरेक्शन कितनी इधर होगी बेटा अंदर की तरफ होगी, इधर क्रॉस लगा के रख दीजिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन छोटा सा हो गया हमारा, क्लियर है बेटा। इसी प्रकार आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। पहले इसको कॉपी करेंगे, देख लीजिए, कॉपी करिए बेटा। तो इसमें बोल रखा है बेटा क्वेश्चन में कि एक वायर दे रखा हमारे पास में, और इसमें जो नेट करंट है वो इस प्रकार फ्लो कर रहा है, देखिए ये जाता है और फिर ये इस प्रकार करंट चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें टच करता हुआ दिखाई दे रहा है ये, लेकिन टच नहीं है, ठीक है। 3D डायग्राम नहीं बन सकता, इसलिए हमने ऐसे बता दिया। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई। ये जो वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग है, क्या है बेटा इन्फिनिटली लॉन्ग है। अब इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण इट्स सेंटर ऊपर, इसके सेंटर ऊपर जिसकी रेडियस कितनी है बेटा आर, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर वायर के कारण तो पता चल गया कि म्यू नॉट आई ओवर 2r होता है, लेकिन तुम्हें स्ट्रेट वायर के कारण पता है इन्फिनिटली स्ट्रेट वायर के कारण कितना होता है,
इन्फिनिटली स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर B इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो मतलब यहां पर जो सर्कुलर वायर के कारण और स्ट्रेट वायर के कारण कितना डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रेट वायर होता है उसमें पाई लगा देते हैं और जो सर्कुलर वायर होता है उसमें पाई हटा देते हैं बेटा, वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके कारण चलो हमने लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्ट्रेट वायर के कारण कितना आ गया बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब इस वायर में भी तो करंट फ्लो कर रहा है, ये भी तो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसके कारण क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के कारण जैसे हम निकालेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो बी कितना हो जाएगा बेटा, ये बी वन मान लीजिए, बी टू कितना हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। करंट सेम है, रेडियस उसी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट पे निकालना है, तो इजीली हम कर सकते हैं बेटा। अब ये क्या है, इस पॉइंट पे निकालना है और देखो इस पर ये वायर है, करंट जा रहा है इधर, और इस पॉइंट के कारण देखो करंट इधर कर लिया हमने पहले, तो इस स्ट्रेट वायर का हम तो मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। स्ट्रेट वायर इधर जा रहा है, करंट इधर, ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो अपनी फिंगर्स को इधर कर लीजिए। तो इस प्रकार फिंगर्स पे करेंगे तो ये जो हमारी पाम है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा। तो बेटा स्ट्रेट वायर के कारण कितना हो जाएगा बाहर की तरफ, आउटसाइड आएगा, ये वाला पॉइंट लगा दिया। अब ये जो स्ट्रेट वायर देखो, ये जो वायर है ये घूम रहा है इस प्रकार, इसमें करंट, तो जब घूम रहा है तो देखो ये अब इस प्रकार है। अब देखो सुनो, ये दो तरीका होते हैं बेटा। अब आप कभी कहोगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये करंट बन जाता है, ये पॉइंट बन जाता है, पता नहीं, तरीका समझिए। ये एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन थंब के द्वारा बताई जाती है और मैग्नेटिक फील्ड बताता है हमारी पाम कि अंदर है या बाहर है, ठीक है ना। तो इसके कारण हमने देखो बाहर निकाल दिया, लेकिन जब सर्किल में घूम रहा है तो क्या होगा कि हमारी जो फिंगर्स है इसको घुमाइए, ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है ना, और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा घूम रहा है इस प्रकार, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये भी बड़ा आउटसाइड आएगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम वी कैन ऐड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड इजीली, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मेथड से हम इजीली ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, तो बी नेट कितना आ जाएगा बेटा हमारा b1 प्लस में b2। तो b1 प्लस b2 आ गया, तो ऐड करिए बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर प्लस में म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। बेटा इसमें से तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर कॉमन ले लिया बेटा, बचा कितना 1 अपॉन पाई प्लस में 1, ये हो जाएगा बेटा बी नेट, और डायरेक्शन किधर होगी आउटसाइड। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो आपकी इच्छा, हम करके दिखा देंगे बेटा। बी नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई ओवर 2 आर पाई प्लस 1 ओवर पाई आउटसाइड, ठीक है बेटा। ये हो गया, करिए इस प्रकार के इसको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं, ठीक है ना, इसी प्रकार का है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा अब हमारे पास में एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के जो जितने भी हल्के हल्के जितने भी क्वेश्चन से मेरे माइंड में जो आ रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, उसी प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है कि हमने एक स्ट्रेट वायर लिया बेटा, सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब आधा लिया है, ठीक है ना, और इसको इस प्रकार बेंड कर दिया, ये हो गया, ये कितना बेटा ओ पॉइंट है, कितना बेटा ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। बोल देगा कि गिवन वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा आई, और इस आई वायर इसके कारण हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, कर लेंगे हम इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब इतना पॉइंट याद रखना कि हमारा जो सेमी इनफाइनाइट वायर होता है ना, उसके कारण किसी भी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं
तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर हो जाता है, क्योंकि आपको बताया था कि एक स्ट्रेट वायर का इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है। और आधा कट कर दिए तो आधा और हो गया, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। जो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर हो जाएगा, लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। तो बी कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई ओवर वो कितना था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई आर। क्लियर है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। अब ये सेमी इनफाइनाइट के कारण आ गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण कितना आता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। लेकिन सेमी वायर के कारण सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, जब सर्कुलर वायर के कारण निकालते हैं तो B इजिकल टू कितना हो जाता है बेटा म्यू नॉट आई ओवर 2 आर होता है सर्किल के कारण टोटल, और आधा हो जाएगा ये तो कितना 4 आर, कितना हो जाएगा 4 आर। तो B इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। अब आप इसको देख रहे हो ना, तो मुझे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना इसका आंसर बता चुके होंगे और रॉन्ग आया होगा इनका आंसर। कुछ ऐड क्या करते हैं कि इन दोनों को मैंने बता दी कितना हो गया, और दो सेमी इनफिनिट वायर रखे, एक बार और ऐड कर देंगे इसको म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 0, नहीं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर हो गया। और 2 पाई आर में इसमें इसको ऐड में इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने का आंसर बाद में जो भी आंसर आएगा तो हमारा सही रहेगा। लेकिन हमारा आंसर तुम्हें बताओ कितना होता है बेटा, यही होगा म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। अब पूछिए सर कैसे, तुम्हें पता है कि कोई भी वायर दे रखा है, स्ट्रेट वायर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, और उसी की एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आता है। कितना आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जब उसी की एक्सिस पे निकाला जाता है या उसी वायर पे निकाला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आता है 0। तो इस वायर के कारण, ये तो हमने तुम्हें फॉर्मूला सिखा दिया था, ठीक है ना। इस वायर के कारण ये जो आई है इस पर ओ पॉइंट एक्सिस पर रखा हुआ है, तो याद रखना इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B1 इक्वल टू 0, और ये जो वायर है इसके कारण B2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो वायर है R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसके कारण जो B3 होगा बेटा वो कितना होने वाला है म्यू नॉट आई ओवर 4 आर, म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू बेटा B1 प्लस में B2 प्लस में B3 इज इक्वल टू बी नेट। ये तो 0 0 है तो यही कितना आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। अब पता है इसकी डायरेक्शन नहीं निकालोगे बेटा, ठीक है ना। करंट किधर जा रहा है, इधर देखो, घुमाइए फिंगर्स को, घूम गई अंदर आ रही डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा बेटा क्रॉस। क्लियर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यही होगी, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं बेटा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉपी करिए बेटा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हम, इफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, मान लीजिए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया हमने ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो स्फेरिकल कंडक्टर बना लेते हैं बेटा, ठीक है ना। हमने ये स्फेरिकल कंडक्टर बना लिया बेटा जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, सेंटर कितना बेटा O, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, और इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, हैज पोटेंशियल V, तो इसके कारण जो पोटेंशियल कितना आया बेटा सरफेस पर V आया है, तो पोटेंशियल एट सरफेस, तो V इक्वल कितना होगा K Q बट्टे R, तो R कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, तो K Q अपॉन 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, कंपेयर करवाएगा आगे क्वेश्चन में, ठीक है ना।
एट ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर से, सेंटर वो है, और 5 सेंटीमीटर मान लीजिए ये पॉइंट है 5 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना दोबारा से। मान लीजिए ये जो सरफेस ए पॉइंट है सरफेस पर, ठीक है ना, तो पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, जो 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से अंदर है, मतलब इनसाइड निकलेगा, ठीक है। तो याद रखना ये मान लीजिए वीबी है, सेम यही आएगा बेटा के क्यू अपॉन 10, ठीक है। कितना आएगा के क्यू अपॉन 10, तो जो कि वी ए के बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन 10। क्लियर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है उस अंदर भी वही होता है, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर में, अब यहाँ पे देखो बात आती है स्फेरिकल कंडक्टर की। स्फेरिकल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। जब बाहर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, अंदर नहीं होता है, तो वहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर कांस्टेंट रहने वाला है। और तुम्हें एक चीज बता दूं, हमारे पास में एक ये कैसे आया, चलो उसको भी मैं थोड़ा सा ड्राइव करके बता देता हूँ। आपको पता है E इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस में dv ओवर dr। तो देखो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो कितना आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस में dv ओवर dr। अब dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, ये देखो इस सभी पॉइंट्स को हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो। अब इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन, ये dr जो भी है। अब इसका देखो ये इसका तो जीरो आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट और आता है इंटीग्रेशन करने पर, आपको पता होगा, तो v आ जाएगा बेटा कांस्टेंट, ठीक है। कितना आएगा बेटा, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, एट द सरफेस। तो आपको शायद यहां से पॉइंट क्लियर होगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड जो निकाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर क्यों रखा है बेटा। अब क्या कह रहा है कि देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंट 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है कि एक पॉइंट है 15 सेंटीमीटर, उससे भी कंपेयर करके दिखाना है कि देखिए सुनिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, ये मान लीजिए ये हो गया यहाँ पे सी पॉइंट, ठीक है ना, और ये होगी 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, तो वी सी इज इक्वल टू वन ऑफ, देखो के क्यू बटे 15, के क्यू अपॉन 15। तो हमें ए पॉइंट से इसको कंपेयर कर देखिए, तो वी ए ओवर वी सी, के क्यू अपॉन 10, यहाँ पे कितना है के क्यू अपॉन 15, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई के क्यू से के क्यू कट गया, तो वी ए अपॉन वी सी कितना आ जाएगा बेटा, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 3 अपॉन 2। तो वी सी की वैल्यू निकालनी है ए पर, ए की अपेक्षा कितना है, तो वी सी कितना हो जाएगा बेटा, 3vc इज इक्वल टू 2va। तो vc कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ va। सरफेस पे बोल दीजिए या हम बोल दिए इनसाइड, इनसाइड या सरफेस की अपेक्षा vc जो है 2/3 टाइम्स है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे जाके घट गया बेटा 2/3। ये जो 2/3 आया है इसकी वैल्यू होती है 0.66, 1 से भी कम आ रही है। जो 1 से भी कम आ रही है तो इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो उससे कम होगा। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट गया। क्लियर है, ठीक है, कॉपी करिए बेटा इसको। जो हमारे पास में जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है कि रिलेशन बताना है, इनमें से रिलेशन जो होता है वो क्या है, सही है क्या गलत है। अब देखो रिलेशन बताने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 से वो आपको उठाने पड़ेंगे, और वहां पर कुछ कंसेप्ट जो है चैप्टर नंबर 8 का भी जोड़ देंगे।
अब आपको कि सर हमें कैसे याद रहेगा कि चैप्टर नंबर 1 से भी याद रखें, चैप्टर नंबर 4 से भी याद रखें, चैप्टर नंबर 8 से भी, तीन चैप्टर से मिला के रखा है। बेटा अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट पढ़ा है तो तुम इसको इजीली कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जेई नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। मैं समझता हूँ कि इसको सबसे इजी क्वेश्चन है यही, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं बेटा, सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है ना। और म्यू नॉट ओवर 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। नहीं बेटा 4 पाई इधर आ गया तो इसको डालेंगे यहां से, तो ये जाएगा 10⁻⁷। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो नंबर है इसमें इसका डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 4 पाई है 4 पाई नहीं कटे पाएगा, 4 पाई को हमें उड़ाना है, तो इसकी डिवाइड इसको कर दीजिए, इसको डिवाइड इससे कर दीजिए, नो इश्यू, ठीक है ना। तो 1/4 पाई को डिवाइड करना बेटा म्यू नॉट ओवर 4 पाई से, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁷। ये जो कंसेप्ट लिया है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 4 से ये लिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि इधर मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो 4 पाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये जो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻�16। अब ये क्या हो गया, म्यू नॉट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बच गया बस, तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको कुछ याद आ रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर है ये, क्योंकि 3 3 जा 9 और 10⁸ है उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c स्क्वायर, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, c इज इक्वल टू 1 अपॉन √ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इससे एक और फॉर्मूला तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, c की वैल्यू ये आ गई। अब आपको पता है c की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले जो चैप्टर में आपने पढ़ी होगी, c बराबर होता है E नॉट ओवर B नॉट, E नॉट ओवर B नॉट। क्या होता है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, और उसमें यही फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे उसके बराबर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड के बराबर। यहां पर हम इसको बोल सकते हैं, ये हो गया, तो बेटा ये भी वही है ये भी वही, दोनों फॉर्मूले हम इक्वल करेंगे, ठीक है ना। ये आ गया चैप्टर नंबर 8 से, 1 से 4 से ये 8 से, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट √ में ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा E नॉट बट्टे B नॉट। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये ना, नहीं समझ में आया, उल्टा करिए इसका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट √ में दैट इज इक्वल टू B नॉट ओवर E नॉट। आ गया ना समझ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सुनो, इसको हम जैसे E की वैल्यू निकाल के दिखाएं, B की वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो क्या करेंगे, जो B नॉट जैसे हम निकालेंगे ना, अगर इस ऐसे फॉर्म में आना चाहे ये क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज E नॉट का स्क्वायर कर देंगे, √ में पहुंच जाएगा अंदर की तरफ। ये इस प्रकार भी हो सकता है। तो इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है, अगर तुम पढ़ते नहीं हो सच में, अगर तुम पढ़ोगे ना, ये तुम्हें फिजिक्स इतनी इजी लगेगी, इतनी इजी लगेगी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स, ठीक है ना, अगर उसको कंसेप्ट से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, ठीक है ना, कि एक एक कंसेप्ट लेके चलना पड़ता है बेटा आगे की तरफ। और तुम अच्छा कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, ऐसे ही करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, ठीक है ना, पहले इसको करिए, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है ना छोटा सा, उसको मैं तुम्हें क्लियर करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना।
अब यहाँ पे तो आ गई स्पीड ऑफ लाइट की बात, और स्पीड ऑफ एनी मीडियम की बात आई तो ये पता है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा एयर में। अब बात करेंगे हम मीडियम की, ठीक है ना। जब मीडियम की बात करेंगे तो वी हैव टू सॉल्व सम बेसिक, ठीक है ना। देखिए ट्राई करिए, ऑन करिए। देखिए बेटा, अब हमने c की वैल्यू जो निकाली थी वो आई थी बेटा 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट ये। लेकिन अगर हम बात करें v की वैल्यू, v कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं v की, v कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, याद रखना म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ई नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, ठीक है ना। वो अगर आपको जरूरत है तो मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको v का फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको हटा देंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे बेटा, उसकी जगह पे नॉट नहीं लगाएंगे, म्यू और एप्सिलॉन ये रखेंगे, ठीक है। तो 1/μ एप्सिलॉन हो गया। यहां पर जो म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऑफ फ्री स्पेस ऑफ म्यू है, और ये फ्री स्पेस नहीं होगा बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है ना। और इसी प्रकार जैसे एप्सिलॉन नॉट दे रखा है बेटा, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। कुछ समझ में नहीं देखो मेरी राइटिंग ऐसी है, मैं जो बोलता हूँ उसको भी तुम नोट करते रहना, ठीक है ना। और शायद स्पेलिंग वगैरह में कोई दिक्कत रहे तो बता देना, ठीक है ना। अब हमें v की वैल्यू आ गई 1/μ एप्सिलॉन अनरूट में आ गया। अब आपको पता है जो यहाँ पे जो म्यू है, म्यू की वैल्यू होती है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए सुनिए, म्यू की वैल्यू होती है बेटा म्यू आर म्यू नॉट, इसी प्रकार होती है बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन। अरे ये कौन कौन से नेगेटिव आते जा रहे हैं, कभी म्यू नॉट, कभी म्यू आर आ जाता है, कभी एप्सिलॉन नॉट, कभी एप्सिलॉन, कभी एप्सिलॉन आर आ जाता है। ये देखे ध्यान रखना बेटा, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है ना। तो आर रिलेटिव के लिए आया है, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम यहां पे रखेंगे बेटा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 1/μ आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्स नॉट। अब यहां पे जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया है उसको हम अलग रख दें, इसको हम अलग लिख देंगे, देखो कैसे होगा 1/μ आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, और 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट देखो बेटा ये रहा, ठीक है, तो ये होता है c। तो v इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिख देता हूं इधर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर का अनरूट। ये भी कभी कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है ना। सीबीएसई है, और मैं तो ये समझता हूँ कि सीबीएसई इतना टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा, तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा के दे दे, कौन सा क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो आपको बेसिक करते चलने बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर v इजिकल टू सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर हो गया, तो v इजिकल टू सुनो c अपॉन
V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर का रूट। आपको पता है कि C अपॉन V क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन फ्री स्पेस, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। ये क्या बेटा, एब्सोल्यूट। अब ये कहोगे कि कहां से क्वेश्चन कहां पे बन के आए, ठीक है। देखो ये क्या बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप कह रहे होंगे कहां से आ गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको म्यू बोला, म्यू तो बोला जाता है, ठीक है। अब हम म्यू नहीं यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आया ना। देखो इसी प्रकार हम आगे की क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेटा। पहले इसको कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, कॉपी करिए। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेजिस्टेंस है बेटा, उसमें लूप जो है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है R इक्वल टू 10 ओम। क्लियर है। और इज गिवन बाई, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है गिवन बाई किसकी तरह होता है, फाई इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में 1। How much current induced in the loop in at 0.2 सेकंड, मतलब 0.2 सेकंड में कितना करंट इंड्यूस हो गया होगा। तो करंट इंड्यूस निकालने के लिए पहले ईएमएफ तो निकालना पड़ेगा। ईएमएफ निकल जाएगा, ईएमएफ में जब रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देते तो करंट आ जाता है, इंड्यूस करंट, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो स्मॉल ई इक्वल टू कितना होता है, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 5t स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है बेटा, प्लस 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5t स्क्वायर है, 5 टू जा 10, तो 10t, क्लियर है, माइनस में 4 और 1 का कितना हो जाएगा 0, तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। 1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो E की वैल्यू आ गई, जब E की वैल्यू आ गई है तो t बराबर 2 सेकंड पर हम EMF निकाल देते हैं। तो t की वैल्यू कितनी बेटा 0.2 सेकंड, तो E की वैल्यू कितनी जाएगी 10 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस माइनस में 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। और एक गलती हो गई है कि E की वैल्यू होती है माइनस डी फाई ओवर डी टी, तो ये पूरा जो विद नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन जब आएगा तो ये हो जाएगा बेटा हमारा +2। E की वैल्यू हो गई इतने वोल्ट, वोल्ट आ गया। अब हमें इंड्यूस्ड करंट निकालना है बेटा, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो I इज इक्वल टू E कितना बेटा हमारा, ये रहा 2, R कितना रखा बेटा 10 ओम, तो I की वैल्यू कितनी 0.2 एम्पियर। तो पता ये जो वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ की, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, ये तो नॉर्मल था, फैराडे का लॉ था, लेकिन माइनस डी फाई ओवर डी टी वो दिया था लेंज लॉ ने, लेंज एक साइंटिस्ट के नाम है बेटा, उन्होंने दिया था इसको, E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, वरना फैराडे ने बताया था डी फाई ओवर डी टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो कांसेप्ट था। अब तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कांसेप्ट तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट आपको शायद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के कारण करंट, यहाँ पे जो करंट है बेटा वेरिएबल लेना पड़ता है, बाकी इसी से हो जाता है। जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल बनेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो फ्लक्स जनरेट हो जाता है उसमें, और फ्लक्स जनरेट हो जाता है तो उससे ईएमएफ जनरेट हो जाता है।
और ईएमएफ से इंड्यूस करंट बन जाता है बेटा, आई इंड्यूस। ये फैराडे लॉ है बेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप क्लियर होने चाहिए। करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से ईएमएफ और ईएमएफ से इंड्यूस करंट बन गया। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। कॉपी करेंगे इसको।